It's a Chadar Chand and welcome to the Loop of the World. हमास एक मिलिटेंट ग्रुप अक्टूबर 7 को गाजा स्ट्रिप से लॉन्च करता है एक ऑपरेशन अल अक्सा फ्लड, जिसमें वो 5000 से भी ज़्यादा रॉकेट फायर करता है इसराइल पे और एक ऑर्गेनाइज्ड मल्टी प्रोंग अटैक करता है फ्रॉम लैंड, एयर एंड सी, जिससे इसराइल कंप्लीटली सरप्राइज हो जाता है। उसकी जो नंबर 1 एजेंसी है दुनिया भर की, मोसाद जिसे कंसीडर किया जाता है नंबर 1 एंड द बेस्ट इंटेलिजेंस एजेंसी, वो भी इस अटैक की इंफॉर्मेशन लेने में नाकाम रही। इस अटैक के पीछे हमास का कहना है कि जो भी अल अक्सा मस्जिद में हो रहा था पिछले 2-3 सालों से, और जिस तरीके से वेस्ट बैंक में रेड किए जा रहे थे, और जो 16 साल से गाजा स्ट्रिप को ब्लॉक किया गया है और कंप्लीट ब्लॉकेड लगाया गया है, हमने इस वजह से इसराइल पर हमला किया है। और इस जवाब में इसराइल डिक्लेयर करता है दैट कि दे आर एट अ स्टेट ऑफ वार विद हमास। देन अक्टूबर 9 को इसराइल कंप्लीटली ब्लॉक कर देता है गाजा स्ट्रिप को फ्रॉम एनी टाइप ऑफ ह्यूमैनिटेरियन एड, फूड, वाटर और एनी टाइप ऑफ थिंग व्हिच वर गोइंग फ्रॉम इसराइल टू द गाजा पीपल्स। उसके बाद दुनिया भर का रिएक्शन आना भी शुरू हो जाता है। दुनिया डिफरेंट साइड्स लेना स्टार्ट कर देती है, जिसमें जो वेस्टर्न वर्ल्ड है वो ओपनली सामने आता है। यूएसए कंप्लीटली कहता है कि हम इसराइल के साथ हैं, वो ने राइट ऑफ सेल्फ डिफेंस का। यूके सपोर्ट करता है इसराइल को, फ्रांस भी इसराइल को बैक करता है, इवन द यूक्रेन सपोर्ट कर रहा है इसराइल को कि दे हैव द राइट टू सेल्फ डिफेंस। और उसके बाद चाइना और रशिया दोनों का एक न्यूट्रल स्टांस रहता है। वो कहते हैं कि दोनों को सीजफायर किया जाए, सीजफायर जल्दी होना चाहिए, और वो किसी को भी कंडेम नहीं करते। उसके बाद जो मुस्लिम वर्ल्ड है, मुस्लिम वर्ल्ड में ईरान ओपनली हमास के पीछे आता है और सपोर्ट करता है हमास के अटैक को। देन सऊदी अरेबिया भी 2 स्टेट सॉल्यूशन की बात करता है और कहता है कि जल्दी से डी एस्केलेट किया जाए सिचुएशन को। इवन पाकिस्तान का बयान भी आता है दैट कि दे वांट टू डी एस्केलेट द सिचुएशन एंड गोइंग फॉर 2 स्टेट सॉल्यूशन की इसराइल एंड फलस्तीन के दरमियान एक 2 स्टेट सॉल्यूशन किया जाए, जिससे हम इस सिचुएशन से बाहर निकल सकें और उससे पहले सीज फायर किया जाए। इस तरह दुनिया अपनी साइड लेना शुरू हो जाती है। ओआईसी भी अपना इजलास बुलाती है, जिसमें वो अपना टिपिकल स्टैंड लेती है ओआईसी। और करंट डेवलपमेंट ये है दैट कि इसराइल ने गाजा की नॉर्दर्न रीजन में कहा है दैट कि उन्हें 24 आवर्स में एवैक्यूएट करना है, क्योंकि वो एक ऑपरेशन करने वाले हैं गाजा की नॉर्दर्न रीजन पे, वो एक तरीके से उसे ऑक्यूपाई करने वाले हैं। अब इस चीज़ को यूएन ने कहा है कि ये इम्पॉसिबल है, ये एक ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस को डेवलप करेगा, क्योंकि गाजा की नॉर्दर्न रीजन पे में 1.1 मिलियन लोग रहते हैं, और इतने लोगों का एक दिन में शिफ्ट होना नामुमकिन है, इम्पॉसिबल है, और ये एक तरीके से सीरियस ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस को डेवलप करेगा, क्योंकि गाजा ऑलरेडी एक ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस में है। मोर देन 50% ऑफ इट्स पॉपुलेशन बिलो द पॉवर्टी लाइन रहती है, उसकी 40% से भी ज़्यादा आबादी बच्चों की है, और इस तरीके से 1 मिलियन से भी ज़्यादा लोगों की इवैक्यूएशन फ्रॉम नॉर्दर्न रीजन टू द सदर्न गाजा स्ट्रिप वो इम्पॉसिबल है। इस कॉन्फ्लिक्ट को सही तरीके से समझने के लिए हमें 100 साल पहले या उससे भी पीछे जाना होगा, जब यहाँ पे ओटोमन एम्पायर का रूल था। अब क्या होता है, 1940 में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो जाती है एलाइड और एक्सिस के दरमियान, और जो ओटोमन एम्पायर है वो एक्सिस का साथ देता है। अब जब जंग के आखिरी दिन होते हैं, आखिरी साल होते हैं, तो नजर आता है कि एलाइड जीत रही है और एक्सिस हार रही है। तो अब ओटोमन एम्पायर की डिसइंटीग्रेशन का सिलसिला भी स्टार्ट हो गया था। तो क्या होता है, 1917 में यहाँ पे एक डिक्लेरेशन, जिसे बेल्फोर्ट डिक्लेरेशन कहा जाता है, वो रोल प्ले करती है, जिसमें ब्रिटेन सपोर्ट करता है नेशनल होम फॉर ज्यूज इन पैलेस्टाइन, उसको सपोर्ट करता है। उसके बाद क्या होता है दैट कि 1922 में अप्रूव करता है लीग ऑफ नेशन पैलेस्टाइन को एज एन मैंडेट फॉर ब्रिटेन, और एक तरीके से रैपिड ज्यूइश माइग्रेशन स्टार्ट हो जाती है इस पैलेस्टाइन रीजन में। और स्पेशली आफ्टर राइज ऑफ हिटलर, जब एक नाजी सोच, एक फाशिस्ट आइडियोलॉजी स्प्रेड हो जाती है जर्मनी में, और ज्यूज का जिनोसाइड स्टार्ट हो जाता है, तो बहुत से ज्यूज माइग्रेट करते हैं फ्रॉम यूरोप टू दी पैलेस्टाइन। और इस चीज़ को देखते हुए क्या होता है, 1936 और 39 के दरमियान एक अरब रिवोल्ट होता है कि फॉर द इंडिपेंडेंट अरब स्टेट एंड फॉर सेकंड की जो माइग्रेशन है उसके खिलाफ इस माइग्रेशन को रोका जाए। अब इस अनरेस्ट को देखते हुए ब्रिटेन एक पील कमीशन बनाता है, जिसमें
वो पील कमीशन देखती है कि वो जो करंटली जो वर्केबल है मैंडेट का, जो वो फीजेबल नहीं है, वो अनवर्केबल है, और वो रिकमेंड करती है दैट कि पैलेस्टीन को 3 हिस्सों में डिवाइड किया जाए, एक अरब लैंड, दूसरा ज्यूइश लैंड एंड तीसरा न्यूट्रल जोन जिसमें होली प्लेसेस आएंगी। लेकिन ब्रिटेन इस चीज़ को रिजेक्ट कर देता है। आफ्टर दैट 1939 में सेकेंड वर्ल्ड वार स्टार्ट हो जाती है, और वर्ल्ड वार खत्म होते होते ब्रिटेन कम्प्लीटली एग्जॉस्ट हो जाता है। तो देन 1947 में जो ब्रिटेन है वो हैंड ओवर करता है अपना मैंडेट कि पैलेस्टाइन के कॉन्फ्लिक्ट को यूएन सॉल्व करे। देन यूएन 29 नवंबर को 1947 को यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में वोटिंग होती है कि पैलेस्टाइन और ज्यूइश के होमलैंड को डिवाइड करने के लिए। उसमें क्या होता है कि 43% ऑफ लैंड वो डिवाइड किया जाता है, पैलेस्टाइन के लोगों को दिया जाता है, अरब लोगों को दिया जाता है, और 56% ऑफ लैंड ज्यूइश को दिया जाता है, और 1% या कहें कि जो जेरूसलम है उसे एक इंटरनेशनल जोन रिकॉग्नाइज किया जाता है, कंसीडर किया जाता है। अब ये देख के ये रिजोल्यूशन आसानी से पास हो जाती है, और इस रिजोल्यूशन को कहते हैं 181 रिजोल्यूशन। उसके बाद अरब जो इसराइल है वो 1948 को 14 मई 1948 को अपनी इंडिपेंडेंस डिक्लेयर करता है। जो यूएन रिजोल्यूशन थी कि अरब जो पैलेस्टाइन का लैंड है उसे डिफरेंट जोन्स में एक तरीके से ज्यूइश और अरब स्टेट में डिवाइड किया जाए, और एक जेरूसलम में उसे इंटरनेशनल जोन डिक्लेयर किया जाए, ये चीज़ मंजूर नहीं थी पैलेस्टाइन के लोगों को, अरब के लोगों को, लेकिन ज्यूइश ने इस चीज़ को एक्सेप्ट किया, और 14 मई 1948 को उन्होंने अपनी इंडिपेंडेंस डिक्लेयर कर दी, जो यूएसए ने एक तरीके से रिकॉग्नाइज भी की। लेकिन जाहिर सी बात है ये अरब के लोगों को नागवारा गुजरी, ये चीज़ उसे पसंद नहीं आती थी कि अरब यहाँ पे एक मिडिल ईस्ट में मुसलमानों के मुल्कों के दरमियान एक इसराइल एक ज्यूइश स्टेट आए, तो उन्होंने 1948 में हमला कर दिया, इजिप्ट ने, सीरिया ने, जॉर्डन ने, लेबनान ने इसराइल पे। लेकिन क्या हुआ दैट कि इसराइल एक तरीके विक्टोरियस साबित हुआ, और 1949 में एक आर्मिस्टिक साइन हुई, और एक तरीके से आर्मिस्टिक मतलब गाजा स्ट्रिप इजिप्ट के पास रही, वेस्ट बैंक जॉर्डन ने वहाँ पे कंट्रोल अपना एस्टेब्लिश किया, और बहुत सी जो पहले पैलेस्टीनियन की एरियाज थी उसे इसराइल ने कब्जे में लिया, और 1949 में ये आर्मिस्टिक साइन हुई, और एक तरीके से इसराइल की पहली ये वार थी, वार ऑफ सर्वाइवल। आफ्टर दैट एक और कॉन्फ्लिक्ट होता है इनके दरमियान, क्योंकि इस जंग के बाद भी एक तरीके से कशीदगी की सिचुएशन रहती है, एक डायलेमा की सिचुएशन रहती है अरब और इसराइल के दरमियान। देन 1967 में एक और वार होती है जिसे 6 डे वार कहा जाता है, जिसे इजिप्ट प्लान कर रहा था विद सीरिया कि और जॉर्डन की वो हमला करेंगे किस पे, इसराइल पे। लेकिन क्या होता है दैट कि इसराइल को पहले ही पता चल जाता है कि इस तरीके का हमला होने वाला है, और वो प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक करके 90% ऑफ इजिप्शियन एयरफोर्स वो कब्जा लेते हैं। उसके साथ ही साथ वो सिनाई पेनिनसुला पे भी कब्जा कर लेते हैं, और गोलान हाइट्स पर कब्जा कर लेते हैं। इस तरीके से वो इसराइल विक्टोरियस साबित होता है इस वार में भी। उसके बाद अक्टूबर 6 को एक और वार होती है जिसे योम किपुर वार भी कहा जाता है। योम किपुर एक होली डे है ज्यूइश कैलेंडर में, लेकिन इस वार का नतीजा वही होता है जो पहले की जंगों का नतीजा होता है। इसराइल इस बार भी एक विक्टोरियस साबित होता है। अब ये चीज़ देख के अब यहाँ से चीज़ें ट्रांसफॉर्म होना शुरू होती हैं। इजिप्ट ने पहले 1978 में कैंप डेविड अकॉर्ड के बाद 1979 में पीस एग्रीमेंट किया इसराइल के साथ, और रिकॉग्नाइज किया इसराइल को एज एन कंट्री मिडिल ईस्ट में पहला कंट्री बना। उसके बाद चीज़ें नेगोशिएशन की जानब भी जाती हैं। 1993 में एक ओस्लो अकॉर्ड होता है जिसमें पीएलओ पैलेस्टीनियन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन रिकॉग्नाइज करती है इसराइल की एग्जिस्टेंस को, और इसराइल उसके बदले 1993 में पीएलओ पैलेस्टीनियन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन को एज ए सोल लेजिटिमेट रिप्रेजेंटेटिव रिकॉग्नाइज करता है पैलेस्टीनियों के लोगों का। लेकिन क्या होता है कि 2005 के बाद जब गाजा स्ट्रिप को वो इसराइल लीव कर देते हैं, छोड़ देते हैं, और इलेक्शन के बाद वहाँ पे हुकूमत कायम हो जाती है हमास की, और हमास कम्प्लीटली अगेंस्ट होता है इसराइल के, और वो नहीं 2 स्टेट सोल्यूशन पे भी यकीन नहीं रखता। उसके बाद इस गाजा स्ट्रिप का कंप्लीट ब्लॉकेट किया जाता है इसराइल की जानिब से, किसी तरीके का भी एड वगैरह नहीं दी जाती, और एक ओपन एयर प्रिजन गाजा को बना दिया जाता है इसराइल की जानिब से।
अब इस हमास के अटैक के पीछे एक तरीके से बहुत सिग्निफिकेंस है, इसकी टाइमिंग बहुत मैटर करती है, क्योंकि जब ये हमला हुआ उसी के दरमियान ही सऊदी अरेबिया और इसराइल के दरमियान नेगोशिएशंस चल रही थी, टॉक्स चल रही थी कि एक दूसरे को रिकॉग्नाइज करने की। सऊदी अरेबिया रिकॉग्नाइज करने वाला था किसे, इसराइल को, इसके लिए नेगोशिएशंस चल रही थी जो यूएसए करवा रहा था, और उसके लिए सऊदी अरेबिया गारंटीज मांग रहा था, सिक्योरिटी गारंटीज फ्रॉम यूएसए कि वो उसे उसी तरीके से सपोर्ट करेंगे जैसे यूएसए अपनी किसी स्टेट को सपोर्ट कर सकता है, सिक्योरिटी प्रोवाइड कर सकता है, सिक्योरिटी गारंटी लेगा सऊदी अरेबिया की। एक चीज़ ये, और दूसरी चीज़ थी IMEC, इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोपियन इकोनॉमिक कॉरिडोर, और इसके लिए एक तरीके से सऊदी अरेबिया से फिर इसराइल यहाँ तक जाना था कि IMEC के कॉरिडोर को एक तरीके से चैनल प्रोवाइड करना था। अब उसके लिए नेतन्याहू ने कल इस सितंबर में जो स्पीच की थी UNGA में, उसमें एक मैप भी दिखाया था, और सरप्राइजिंगली न्यू मिडिल ईस्ट का जो मैप दिखाया था नेतन्याहू ने, उसमें पैलेस्टाइन नहीं था। अकॉर्डिंग नेतन्याहू अगर हमें आगे जाना है तो पैलेस्टाइन को भूलना होगा, इस तरीके की वो चीज़ पेश कर रहा था। अब इस हमास के अटैक ने एक तरीके से जियोपॉलिटिकल बहुत इम्पैक्ट डाला है एक IMEC को, कि IMEC का फ्यूचर क्या हो सकता है, क्या अगर ये वार इंक्रीज होती रही, मिडिल ईस्ट में इंस्टेबिलिटी इंक्रीज होती रही तो IMEC का फ्यूचर क्या होगा। दूसरा, सऊदी अरेबिया इस जंग के दौरान, इस अटैक के दौरान तो रिकॉग्नाइज कर नहीं पाएगा, और खास करके वार के बाद भी उस तरीके से रिकॉग्नाइज नहीं कर पाएगा, क्योंकि रिकॉग्नाइज करेगा तो एक बहुत बैकलैश फेस करेगा फ्रॉम द मुस्लिम वर्ल्ड, एंड सऊदी अरेबिया वो चीज़ नहीं चाहेगा। और तीसरी चीज़ चाइना के लिए यहाँ पे मुश्किल है, ये है कि चाइना वांटेड ए स्टेबल मिडिल ईस्ट, उसने सऊदी अरेबिया और ईरान के लिए इसलिए उसके लिए अप्रोचमेंट करवाई डिप्लोमेटिक मेथड्स के थ्रू कि वो एक स्टेबल मिडिल ईस्ट चाहता है फॉर इट्स इन्वेस्टमेंट और फॉर ऑयल इम्पोर्ट। इस तरीके की अगर मिडिल ईस्ट में इनस्टेबिलिटी रहेगी तो ये चाइना के लिए भी डिफ़िकल्टी है। और उसके बाद सीरिया, रिसेंटली बशार अल असद ने विजिट किया था चाइना का, कि चाइना की इन्वेस्टमेंट आएगी सीरिया में आफ्टर द सैंक्शंस ऑफ यूएसए, क्योंकि बहुत सारे सैंक्शंस लगाए गए हैं रशियन बैक गवर्नमेंट ऑफ बशार अल असद बाय द यूएसए। जब चाइना इन्वेस्ट करेगा तो एक तरीके से इकोनॉमिक ग्रोथ देखने को मिलेगी, एक तरीके से स्टेबिलिटी नजर आएगी सीरिया में। लेकिन इस वार के बाद चाइना उस तरीके से इन्वेस्ट नहीं कर पाएगा सीरिया में, क्योंकि चाइना डू नॉट, कोई भी मुल्क हो ना, वो एक तरीके से इनस्टेबल रीजन में इन्वेस्ट नहीं करता। अब ये सारी सिचुएशन है। नाउ इसराइल और पैलेस्टाइन और दुनिया भर के सामने जो इश्यूज आ रहे हैं इस कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने के लिए, वो है एक 2 स्टेट सॉल्यूशन। हमास कंप्लीटली रिजेक्ट करता है 2 स्टेट सॉल्यूशन को, कि हम इसराइल की रिकॉग्निशन ही नहीं मानते, हम इसराइल की एग्जिस्टेंस ही नहीं मानते। लेकिन इसके पीछे तो पहले थी PLO, जो उसने ओस्लो अकॉर्ड में एक्सेप्ट किया था कि हम इसराइल की एग्जिस्टेंस को मानते हैं, हम 2 स्टेट सॉल्यूशन की तरफ जाएंगे। लेकिन हमास 180 डिग्री सीन लेता है और वो इसराइल को रिकॉग्नाइज करना चाहता ही नहीं, और इसराइल की कंप्लीट डिस्ट्रक्शन चाहता है। और 2 स्टेट सॉल्यूशन में जो इसराइल है वो चाहता है कि जो पैलेस्टाइन स्टेट बने वो कंप्लीटली डीमिलिटराइज हो, क्योंकि वो नहीं चाहता कि उसके सिक्योरिटी कंसर्न्स में पैलेस्टाइन की जानिब से। और दूसरी जो चीज़ आती है वो है इलीगल सेटलमेंट्स। 1967 में जो पैलेस्टाइन की टेरिटरी इसराइल ने ऑक्यूपाई की थी, वहाँ पे बहुत सारी लीगल सेटलमेंट्स की गई हैं ज्यूइश कम्युनिटी की जानिब से, बेक्ड बाय द इजरायली गवर्नमेंट। वो ये चाहते हैं कि वो किसी तरीके से वो इलीगल सेटलमेंट हटाई जाए, और इसराइल ये चीज़ मानने को तैयार नहीं है। तीसरी चीज़ आती है यहाँ पे जेरूसलम का, दी होली सिटी। जो पैलेस्टाइन है वो चाहते हैं कि ईस्ट जेरूसलम उनका कैपिटल बने, जो इसराइल चाहता है जेरूसलम उनका कैपिटल बने। इसके पीछे 2018 में एक चीज़ हुई थी कि ट्रंप ने रिकॉग्नाइज किया था जेरूसलम एज द कैपिटल ऑफ इसराइल। और उसके बाद जो तीसरी चीज़ आती है इसके पीछे, वो चौथी चीज़ कि जो रिफ्यूजीज है उनका क्या हो। 5.6 मिलियन पैलेस्टीनियन रिफ्यूजीज हैं इसराइल में, जॉर्डन में, लेबनान में, इजिप्ट में। अब उनको कैसे वापस लाया जाए, ये 4-5 चीज़ हैं, ये इश्यूज हैं जो रिजॉल्व करने हैं दुनिया भर को, यूनाइटेड नेशंस को, ताकि वो इस कॉन्फ्लिक्ट को सही तरीके से स्ट्रक्चरली रिजॉल्व कर पाए। अब हम आगे देखते हैं कि फ्यूचर में क्या डेवलपमेंट हो सकती है पैलेस्टाइन और इसराइल के लिए, क्या चीज़ें फ्यूचर में आ सकती हैं मिडिल ईस्ट के लिए, और दुनिया को आगे क्या देखना पड़ सकता है। हम बस ये कह सकते हैं कि पीस शुड प्रिवेल बिफोर वार, बिकॉज वार इज नॉट अ सॉल्यूशन।
So for all that, thank you.